हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों। और ये है राजनीति शास्त्र का दोस्तों मूल अधिकार चैप्टर। राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन हम लोग अभी दोस्तों कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग बहुत सारा टॉपिक इसमें दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं। 10 से 11 टॉपिक ख़त्म हो गया दोस्तों। और ये अगला टॉपिक है दोस्तों मूल अधिकार। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का दोस्तों सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों 50 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएगा दोस्तों अगले सेशन में दोस्तों इसको खत्म कर देंगे। मूल अधिकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मूल अधिकार चैप्टर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी करते हैं। देखिए नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है दोस्तों। एक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए दोस्तों, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए दोस्तों, आगे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तक की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जबकि मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है दोस्तों। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है दोस्तों, जो कि निम्नलिखित है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। मूल वंश जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है दोस्तों। और अस्पृश्यता छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। अगला है दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है दोस्तों। और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है दोस्तों। और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के क में प्रावधानित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19 के ख में दोस्तों शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के ग में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के घ में भारत के राज्य में क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के र के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, तथा अनुच्छेद 19 के 6 के तहत कोई
वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के 4 का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 1 के क से लेकर 19 के 1 के 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19 के 2 से लेकर 19 के 6 तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से, अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन का अधिकार से, एक अनुच्छेद 21 के क के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकट में क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से व अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर दोस्तों अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें परादेश या रिट कहते हैं। आगे दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगर राष्ट्रीय आपात अगर लग जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है दोस्तों, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर
अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है दोस्तों। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए दोस्तों, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतांत्रिक संरचना में शीर्ष नेताओं के पास निर्णयन क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे तानाशाही प्रवृत्तियों पर बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता संरक्षण मानी जाती है, परंतु निर्वाचित सरकार की स्थिति में अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण से है। इस स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका विरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही प्रवृत्तियों की समुचित रूप से रोकथाम संभव है। अतः शक्तियों का पृथक्करण ही किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें से कौन सा एक सही है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था दोस्तों? किसने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। देखिए, मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, हमारे यहाँ लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार क्या है? तो वाद योग्य है दोस्तों मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है दोस्तों, जो कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 4, 5 सही है दोस्तों। देखिए, बोल रहा है यह संविधान में उल्लिखित होता है दोस्तों। 4 में यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। 5 में संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है दोस्तों, इसलिए अधिकारों मूल अधिकार कहा जाता है दोस्तों। यह विरुद्ध कानून नहीं बना सकती दोस्तों, इसके विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेशन करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश
अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारों से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। ठीक है दोस्तों, किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हुई, गलत है दोस्तों। 4 आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। देखिए, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। देखिए कि राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है दोस्तों। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है दोस्तों, ये सही है। 3 में है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं दोस्तों, 1, 2, 3 सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1, 2, 3 सही है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य की नीति के निरीक्षक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है मित्रों? तो अनुच्छेद नंबर 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है फ्रेंड्स? यह अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी सही है, मौलिक अधिकार दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया दोस्तों। ये कौन से है दोस्तों? 14 से 18 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 से 18। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया। ये है दोस्तों अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता दोस्तों। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। और 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। इसी में दोस्तों 2, 3, 4 सही है दोस्तों, 2, 3, 2, 3, 4। ये तो अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16, ये तीनों समानता का अधिकार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत
या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है दोस्तों, सब पर यह अधिकार लागू होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर में है। देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र दोस्तों। देखिए, विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य, रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का समान अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समता का अधिकार दोस्तों, समता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता का अधिकार में सम्मिलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया दोस्तों? किसको संशोधित किया गया? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी को, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसको संशोधित किया गया था मित्रों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया, जिसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 के 5 में दोस्तों, अनुच्छेद 15 के 5 में। देखिए मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए दोस्तों? तो दोस्तों ये दिए गए अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 में दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15 के 6 तथा 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं दोस्तों।
22 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है दोस्तों? यह अनुच्छेद नंबर दोस्तों अनुच्छेद बी है दोस्तों, सही इसका। अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आर्थिक समानता ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, यही गलत है। बाद बाकी कानून के समक्ष समता सही है, अवसर की समानता सही है, सामाजिक समानता सही है दोस्तों। देखिए कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कथन अकारण। कथन है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है दोस्तों, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी दोस्तों। क्या सही है दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। कथन सही है, कारण सही है, और एक दूसरे का दोस्तों व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के 4 तथा अनुच्छेद 15 के 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट कथन ए और आर दोनों सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, ABC। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द सही है। BKM है एक, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। इसी में संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना दोस्तों। एक को दोस्तों ये तीनों के साथ, ये दोनों के साथ मिलाकर पढ़ने से अधिकार निगमन हेतु समक्ष किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या है इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 1939 के डी के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन के दोस्तों थ्योरी हुआ है। कल दोस्तों इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और किसी एक ग्रुप दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।